हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक परासर आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटीएस एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, आज हम मेनली मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मैथ्स का और साइंस का जो सिलेबस है वो साथ में जो पढ़ाए जा रहे हैं आपको दिनेश सर के द्वारा, सिमरन मैम जो आपको पढ़ा रही है। हम मेनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में आपको पढ़ा रहे हैं कि आप जो नोट्स हैं साइंस के या सोशल साइंस के उसको इजीली से बना सकें और एक रिलाई कर सकते हैं आप हमारे जो भी नोट्स हैं उस पर, और एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल एश्योर्ड रहें कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, अगर आप को अगर किसी टीचर का हो सकता है कि कोई अगर स्लो पढ़ा रहे हो या कोई फास्ट पढ़ा रहे हो, तो उनके जो लेक्चर्स की स्पीड है उसे आप 1.5, ठीक है, या 1.25x की स्पीड में देख के एग्ज़ाम टाइम पे आप रिवाइज कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10। इकोनॉमिक्स अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, ये सब भी जो भी हमारे टीचर्स हैं हमारे साथ वो कंप्लीट कराएंगे, और ये बहुत जल्दी ही आपके सामने इनसे रिलेटेड इन सब्जेक्ट्स के जो भी वीडियोस हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स क्या है ये चैप्टर में, पहले हम ये देख लेते हैं। तो टॉपिक्स क्या क्या है, तो हम तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि ओवरव्यू, कि ये चैप्टर बोलता क्या है। तो मनी जो है वो कैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हम देखते हैं। पहले जो था वो कैसे जो लोग थे वो बार्टर एक सिस्टम हुआ करता था, उसका इस्तेमाल करते थे। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी सामान है तो सामान के बदले में सामान, मतलब कमोडिटीज के बदले में या इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज क्या होता था कि आपको कमोडिटीज ही वापस मिलता था। तभी जब तक पैसे का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तब तक। फिर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हम देखेंगे, करेंसी क्या है, नोट जो हम देखते हैं अभी 500 के, 1000 के, वो सब। लोन एक्टिविटीज क्या क्या हैं बैंकों के, टू डिफरेंट जो क्रेडिट सिचुएशन है। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल जो क्रेडिट हमारा सोर्स है उन्हें हम देखेंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर दी पुअर। ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब कि आपस में ही जो लोग हैं वो मिलके कुछ पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है, या कुछ वो ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिनसे उनको प्रॉफिट हो रहा है, गेन अर्न कर पा रहे हैं, वो वैसे चीज़ों को हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला क्या है कि मनी। ओवरव्यू में मैंने बताया था आपको कि मनी एक ऐसा इंपॉर्टेंट या फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है सबके लिए। ठीक है, अभी आपके पास पैसे आ जाएंगे या आप देखते हैं कोई बड़े बिजनेसमैन को या पूंजीपति को, कैपिटलिस्ट को, तो वो हमेशा से एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट रहा है मनी सबके लिए। और ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, और इसे हम देखते हैं कि बैंकिंग सिस्टम से लिंक करके कि ज़्यादातर जो पैसे हैं वो कहाँ जमा है। फंक्शन क्या है वो मनी के, इसके बारे में हम देखेंगे। क्रिएशन कैसे हो सकता है मनी का, कैसे क्रिएट होता है वो। क्रेडिट जो है वो कैसे एक क्रूशियल एक एलिमेंट है इकोनॉमिक लाइफ के लिए, और अलग अलग जो क्रूशियल इशूज हैं, ठीक है ना। अगर क्रेडिट अवेलेबल ना हो बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास, तो वो जो बिजनेस हैं वो आगे शायद ना कर पाए, कोई डेवलपमेंट का काम जो भी होगा देश में वो शायद सही तरीके से ना हो। ठीक है, अब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कि मनी एक ऐसा आइटम है, ठीक है, एक ऐसा आइटम है जिसे हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं। मॉडर्न इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि मनी एक इंटरमीडियरी की तरह हमारे सामने है, काम करता है। मतलब कि अगर हम किसी को पैसे देंगे तो उसके बदले में हम क्या देखते हैं, तो
उसके बदले में हमें कोई भी कमोडिटीज, कोई भी सामान चाहिए तो हम इजिली ले सकते हैं। ठीक है। इट इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज ऑल्सो यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स। अगर हम बैंकों से, ठीक है ना, या उधार कहीं से अगर ले रहे हैं तो हमें ये चुकाने में आसानी होगी अगर हमारे पास पैसे होंगे तो। पहले क्या होता था, तो बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर का स्पेलिंग BARTER। बार्टर सिस्टम हमारे यहाँ पे चलता था। ठीक है। पैसा सिस्टम, जहाँ पे अगर किसी इंडियन के पास या किसी व्यक्ति के पास अगर ग्रेन है और उसे राइस चाहिए तो वो राइस वाले को ढूंढेगा। ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ग्रेन है, आपके पास राइस है, तो मैं आपको ढूंढूंगा क्योंकि मुझे राइस चाहिए। ठीक। लेकिन क्या आपको ग्रेन चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी एक कंडीशन होना बहुत जरूरी था कि आसपास या आमने सामने जो भी लोग चीजों को जो एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों का जो कोइंसिडेंस है, डबल जो कोइंसिडेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं किसी और के पास जाऊंगा जिसको कि क्या चाहिए, ग्रेन चाहिए, और जिसके पास राइस हो ताकि वो मुझे दे पाए। ठीक है। तो ऐसा ही चलता था क्या, कि अगर पर्सन ए है जिसके पास ग्रेन है और पर्सन बी है जिसके पास राइस है। ठीक है। ग्रेन वाले को राइस चाहिए, लेकिन राइस वाले को क्या ग्रेन चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हमें देखना पड़ता था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, मेनली बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होना जरूरी था। ठीक है। या फिर म्यूचुअल जो बॉन्ड्स था विदाउट द यूज ऑफ मनी, वो जरूरी था, ताकि वो इस सिस्टम में क्या कर सके, गुड्स और सर्विस जो है वो एक्सचेंज होता था, लेकिन फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज। आप भी गुड्स एंड सर्विस हमें प्रोवाइड करेंगे, हम भी आपको गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पैसे के आने के बाद जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी है, चाहे वो रुपया हो, नोट हो या कॉइन हो, ठीक है ना, तो उसके आने के बाद ये थोड़ा आसान हो गया। अब हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा या RBI क्या करती है, उसे रेगुलेट करती है। ठीक है। इसमें मेनली क्या होता था, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, कमोडिटी के बदले कमोडिटी। ठीक है। जब मॉडर्न, जब करेंसी आया, इसके कारण से ये जो बार्टर सिस्टम का जो इशू आ रहा था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स वाला, उसे फुलफिल किया जा सका। ठीक है। अब आगे कि करेंसी मॉडर्न फॉर्म ऑफ, हम जो मनी देखते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी आता है। इसमें पेपर नोट हम जिसमें देखते हैं या कॉइन देखते हैं, करेंसी में हम यही देखते हैं, हमारे पास या तो पेपर नोट है या कॉइन है, कॉइन भी। ठीक है ना। मॉडर्न फॉर्म कॉइन्स आर नॉट मेड विथ, ऐसा कोई प्रीसियस मेटल से नहीं बना होता है, गोल्ड या सिल्वर से नहीं बना होता है। मान लेते हैं कि 10 रुपए का अगर सिक्का है, कॉइन है, वो अगर गोल्ड से बना होता, ठीक है ना, तो उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाता, 10 रुपए से ज़्यादा। अगर 10 रुपए से ज़्यादा हम खर्च कर दे रहे हैं 10 रुपए के सिक्के बनाने में, तो लॉस है एक तरीके का सरकार को। इसीलिए वो जो फेस वैल्यू होता है, 10 रुपए से कम खर्च में हम कैसे कॉइन बना दें, या 2 रुपए में बना दें हम कॉइन, जो 10 रुपए का हो मार्केट वैल्यू जिसका, तो वैसा कि जो फेस वैल्यू है 10 रुपए के सिक्का का, उससे कम में उसे बनाना है, उससे कम लागत में वो चीज बन जाए। ठीक है। द रियल वैल्यूज ऑफ द मॉडर्न कॉइन्स आर लेस देन इट्स फेस वैल्यू। करेंसी नोट्स जो भी हम देखते हैं, वो हम मॉडर्न जो इकोनॉमी है वहाँ पे हम चीज़ों को एक्सचेंज करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो रियल जो वैल्यू है जो करेंसी नोट का, वो भी जो वैल्यू, अगर 500 का नोट है और हमें उसे बनाने में 600 रुपये नहीं लग रहे हैं एक नोट को बनाने में, उससे बहुत कम ही लग रहे होंगे। जो फेस वैल्यू है 500, कोई 500 के नोट का, तो उससे कम में ही अगर वो नोट बन जा रहा है, वही है क्या, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में हम यही चीज़ों को देखते हैं। कॉइन में भी हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है, जो फेस वैल्यू है उससे कम खर्च करना है, और नोट में भी हमें कम खर्च करके उस नोट को बनाना है। ठीक है। वैसे ही जो करेंसी है वो ऑथराइज्ड किसके द्वारा किया जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट जिस भी कंट्री का है वो
सो इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए इसे कोई भी मना नहीं कर सकता। जैसे कि हमने ये इशू सुना था कि 1 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का एक्सेप्ट नहीं कर किया जा रहा है, या 5 रुपए का सिक्का जो भी है कॉइन है उसे एक्सेप्ट अगर नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो क्या है, एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड है ना, या इसीलिए उसे क्या ना सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई मना नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट जो भी ऑथराइज्ड है करेंसी को इशू करने के लिए, कॉइन को या फिर नोट को इशू करने के लिए, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हमेशा एक्सेप्टेबल रहा है। इन इंडिया जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास ये अथॉरिटी है, इशू करती है वो करेंसी नोट को ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इन इंडिया नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रुपीज इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी मैंने यही बताया कि आरबीआई ने जो भी इशू कर दिया है नोट को, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ये याद रखेंगे, ठीक, ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट, हम जो भी बैंक में पैसा जो भी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना, वो भी एक तरीके का मनी ही है जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। पर्सन जो है वो डिपॉजिट करता है, जो भी इंसान है वो कोई भी पर्सन जो डिपॉजिट करता है मनी को अपना, सबके अब हमारे यहाँ पे क्या है कि सबका खाता होता है बैंकों में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो अपने नाम से जो भी खाता होता है वहाँ पे हम पैसे जमा करते हैं। लोगों को कभी कभी कुछ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम में ही पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन अधिकतर टाइम वो पैसा जो है वो रखा रहता है घर में, इसीलिए वो बैंकों में जमा कर देती है ताकि उसके बदले में उन्हें भी कुछ इंटरेस्ट या पैसे बैंकों से मिलते रहें। सो पीपल कैन डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी एंड अर्न एक्स्ट्रा मनी विच इज गिवन ऑन मनी ऑलरेडी डिपॉजिटिंग इन बैंक, ठीक। बहुत सारा ऐसा फैसिलिटी बैंकों के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि चेक के थ्रू, ठीक है, अगर कस्टमर को एक फैसिलिटी ये है कि फैसिलिटी ऑफ पेमेंट थ्रू चेक इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर, ठीक। चेक जो है वो वर्क करती है एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट विच इज मेड बाय द पेपर। मान लेते हैं कि अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको जो भी सैलरी आए वो अगर आपको चेक दे दिया जाए तो वो चेक को आप जाते हैं बैंक में, जो भी बैंक का चेक आपको मिलता है, ठीक है ना, वहाँ आप जाते हैं उसे देते हैं और उसके बदले में वो आपको क्या देते हैं, तो जितने का उसमें अमाउंट है वो अमाउंट को वो देते हैं, ठीक है। और ए पर्सन कैन डायरेक्टली ट्रांसफर मनी टू अनदर पर्सन थ्रू चेक रादर देन इन कैश। अगर जैसे अभी मैंने बोला कि अगर कोई बिजनेस में, ठीक है ना, अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एम्प्लॉय हैं, तो वहाँ पे आपको अगर चेक दिया जाए तो वो चेक को आप बैंक में देते हैं, रिस्पेक्टिव बैंक के, ठीक है ना, तो आपको उसके बदले में क्या दिया जाता है, तो पैसे दिए जाते हैं, ठीक। अब ये भी एक तरीके का क्या है, फॉर्म ऑफ मनी है। एक और फॉर्म ऑफ मनी मैंने क्या बताया था, तो करेंसी बताया था जिसमें कि नोट, करेंसी नोट और कॉइन था। दूसरा क्या बताया, जो भी बैंक में हम पैसे को जमा करते हैं वहां से और हमें पैसे जो मिलते हैं वो भी एक तरीके का क्या है, फॉर्म ऑफ मनी है। अब क्या है, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, जो बैंक जो है वो लोन एक्टिविटी जो करती है वो क्यों करती है मेनली, तो सपोज कि अब कोई एक कस्टमर है, वो डिपॉजिट करती है पैसे को बैंक में, कोई कस्टमर है, ठीक है, ठीक है, ये कस्टमर है, ये पैसे को जो भी करेंसी है उसे अगर डिपॉजिट कर रही है, ठीक है, कहाँ पे, बैंक में, तो उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है। और जो बैंक में पैसे डिपॉजिट हैं उसे बैंक क्या करती है, तो जो भी बिजनेसमैन है बड़े बड़े उनको एज अ लोन देती है और उनसे हाई इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करती है, ठीक है। ये होता है बैंक का मेन फंक्शन, क्या है,
बैंक जो है वर्क एज अ मीडिएटर, किसके किसके बीच में, बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोवर। जिनको पैसे जमा करने हैं और जिनको पैसे को विड्रॉ करना है, वहां से लेना है किसी भी काम के लिए, उधार चाहिए, लोन चाहिए, तो उसके लिए एक मीडिएटर का काम कौन कर रहा है, तो बैंक कर रहा है। पीपल जो है, जो भी लोग हैं, वो डिपॉजिट करते हैं अपने मनी को बैंक में, और उसके बदले में उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है एक्स्ट्रा, और बैंक जो है कुछ परसेंटेज उस डिपॉजिट का अपने पास रखती है, बाकी जो पोर्शन होता है वो डिपॉजिट मनी का, वो उन लोगों को दे देती है जिनको जरूरत है, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सके देश में। और इस केस में क्या होता है, तो वो लोन प्रोवाइड करती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज भी करती है उन पर, और बैंक के पास क्या बच जाएगा फिर, उधर से पैसे आ रहे हैं, इधर जो बोरोवर है वो लेके जा रहे हैं, डिपॉजिटर ने पैसे जमा किए बैंक में, बोरोवर ने पैसे जो भी थे बैंक के पास वो लेके चले गए। तो मेनली इनके बीच का जो इंटरेस्ट का जो खेल चल रहा है, कि हमें जो बैंक है, जो भी कस्टमर आते हैं, ठीक है, जो डिपॉजिटर आते हैं, उनको कम इंटरेस्ट देती है, जबकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो उनसे वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो उसके बीच के जो डिफरेंस को वो बैंक रखती है, इसी से उनका अर्निंग होता है, ठीक है। तो ये क्या था, तो लोन एक्टिविटीज था किसका, तो बैंक का। अब हम क्रेडिट सिचुएशन को समझ लेते हैं, कि जो बैंक जो है वो लोन तो प्रोवाइड करती है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो वो ऐसा एग्रीमेंट होता है जब किसी नीडी पर्सन को मनी की अगर आवश्यकता है, ठीक है ना, तो बैंक क्या करती है, उसे पैसे देती है, लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या करना पड़ता है, एक प्रॉमिस करना पड़ता है कि रीपे कर देगी वो कुछ इंटरेस्ट के साथ, जो भी पैसे उसने लिए हैं वो किसको, तो बैंक को। इसके बदले में उन्हें क्या, तो कभी कभी कोलेट्रल भी जमा करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को गिरवी रखना पड़ता है, ताकि बैंकों को वो विश्वास हो सके कि वो पैसे उनके पास आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं इन केस, तो वो जो कोलेट्रल जो भी आपने जमा किया है बैंक में, वो उसका यूज कर सकती है, आपके जो प्रॉपर्टी आपने जो भी उसके पेपर्स जमा किए उसे वो सेल करके अपने जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कर सकती है, ठीक है। कौन कौन सा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशन। पहला सिचुएशन क्या है, कि मान लेते हैं अभी मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैंने बैंक से क्या लिया है, तो लोन लिया है। अब जो भी चीज़ों को प्रोड्यूस करके मैं, ठीक है, अर्न कर लूंगा पैसे को, अच्छा एक प्रॉफिट बना लूंगा, फिर मैं वापस कर दूंगा बैंक को इंटरेस्ट के साथ, पैसे मेरे भी बन गए उससे, ठीक है। ये है फर्स्ट सिचुएशन, क्या है, a person borrows money for production activities with the promise to repay the loan at the end of the year when production work will be completed, ठीक है, and at the end of the year she makes a good profit from a production activity and he is able to pay the amount of loan। हमने अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया, जो भी प्रोडक्शन चाहिए था वो हो चुका है, सरप्लस हो चुका है, हमने चीज़ों को सेल किया, हमने पैसे अर्न किए, जो इंटरेस्ट था बैंक का प्रिंसिपल के साथ वो हमने वापस कर दिया, पैसे हमारे पास भी बच गए, हमने एक प्रॉफिट गेन कर लिया है यहाँ से। देयरफॉर दैट पर्सन बिकम्स बेटर ऑफ देन बिफोर। जो लोग पहले जो था, जिसके पास पैसा नहीं था, उसने पैसे को लिया, यूज किया बिजनेस में, प्रॉफिट गेन किया, पैसे को इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया बैंक को, और वो एक बेटर सिचुएशन में पहुंच गया। पहले वो जो था उससे वो आगे पहुंच गया, पैसे उसने बना लिए इससे, ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसा भी आ सकता है कि मैंने जो सोचा है, पर्सन ने जो बोरो किया, पर्सन ने क्या किया, बोरो किया मनी को प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, और उसने प्रॉमिस किया है बैंक को कि वो रीपे कर देगा जो भी पैसे हैं, जो भी उसने लोन लिया है उसको, लेकिन साल के अंत में वो रीपे नहीं कर पाता है वो लोन को, ताकि क्योंकि उसको एक लॉस हो गया, अगर मान लेते हैं प्रोडक्शन में, सबको तो प्रॉफिट नहीं होगा, तो मान लेते हैं उसने लोन लिया और उसे लॉस हो गया, एक हैवी लॉस हो गया, तो वो एक ऐसे सिचुएशन में आ जाएगा कि अब कि मैंने कोई बिजनेस के लिए लोन लिया है,
अब मेरा जो प्रॉफिट है वो नहीं हुआ, ठीक है, मैं लॉस में चला गया। तो अब मुझे जो लोन लिया था मैंने बैंक से, जो मुझे इंटरेस्ट के साथ पे करना था, अब मैं लॉस में अगर हूँ तो मैं वो कैसे पे कर सकता हूँ? इसके कारण से मुझे कहीं और से फिर लोन लेना पड़ेगा, और ऐसे में मैं क्या, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन, तो एक डेट ट्रैप में लोग इसके कारण से फंस जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट, किस टर्म्स पे आपको जो क्रेडिट है वो दिया जाता है? अभी मैंने बताया कि सबसे पहले तो कि जो भी आपको पैसे दिए गए हैं, लोन अमाउंट जो भी है उस पे आपको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को, कुछ कोलेटरल को जमा करना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स को जो भी रिक्वायर्ड है, क्रेडिट आपको चाहिए तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है बैंक को जमा करने के लिए, वो इंटरेस्ट रेट जो है वो स्पेसिफाइड होते हैं। ठीक है, बोरोवर्स के लिए बोरोवर को रीपे करना पड़ता है जो भी उसने अमाउंट लिया है इंटरेस्ट के साथ। कुछ केस में लेंडर में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट, बहुत ज़्यादा अगर अमाउंट है तो बैंक हो सकता है तो कोलेटरल आपसे डिमांड करे, लेकिन अगर कुछ कम अमाउंट है और उनको लग रहा है कि इसके जाने से भी बहुत ज़्यादा लॉस अगर नहीं हो रहा है तो वो शायद मान जाए। ठीक है, तो वो आपको पैसे दे सकते हैं। ठीक, कोलेटरल किसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में भी आ सकता है डिफाइंड कोलेटरल। तो कोलेटरल इज एन असेट ऑफ द बोरोवर्स व्हिच इज गिवन टू द लेंडर्स एज द सिक्योरिटी फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक, और a lender can use the assets which are held by him as security until the amount of loan is repaid. The lender have has right to sell the assets or collateral when the borrower fails to repay the amount of loan in a specified period। अभी जो मैंने समझाया है वही यहाँ बोल रहा है, कोलेटरल एक ऐसा असेट है जो बोरोवर को देना होता है, किसको, लेंडर को, जहां से वो पैसे ले रहे हैं उनको देना होता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कुछ एक समय काल तक, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक। और लेंडर जो है उसे एक सिक्योरिटी की तरह यूज कर सकता है कि अगर वो भी एक सिक्योर हो जाएगा मेनली, कि अगर पैसे नहीं भी आएंगे तो जो कोलेटरल मेरे पास जमा है, बैंकों के पास जमा है, जो लेंडर जो भी पैसे दे रहे हैं उनके पास अगर जमा है तो वो उसे यूज कर सकते हैं, बाद में उसे बेच सकते हैं, और पैसे जो उसने दिए थे बोरोवर को वो उससे रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, द लेंडर हैज द राइट, वो लेंडर के पास राइट है कि वो जो कोलेटरल था उसे वो बेच दे, अगर जो पैसे लिए गए थे बोरोवर के द्वारा वो अगर नहीं रिपे किया जाता है, अगर वो फेल हो जाते हैं पे करने में, तो वो उस कोलेटरल को सेल कर सकते हैं, ये उसके पास एक राइट रहता है। ठीक, ये था मीनिंग ऑफ कोलेटरल। और टर्म्स ऑफ क्रेडिट मैंने आपको बता दिया, दो तरीके का सिचुएशन आ सकता है इसमें। ठीक है, एक में तो वो प्रॉफिट में जा सकते हैं, दूसरे में अगर लॉस हो गया तो क्या होगा वो बताया मैंने। ठीक है, अब कुछ सेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि टू टाइप्स होते हैं सेक्टर्स के, कौन कौन से क्रेडिट लेना है, तो फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल मेनली कौन सा होगा, तो जो भी रेगुलेट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, या गवर्नमेंट के बिहाफ में अगर आरबीआई भी अगर इसे रेगुलेट या कंट्रोल करती है, तो वैसे जितने भी सारे सेक्टर्स होंगे, मेनली बैंक्स जितने भी होते हैं उनको सुपरवाइज और कंट्रोल कौन करता है, तो आरबीआई करता है। ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएंगे, तो फॉर्मल सेक्टर कहलाएंगे। जबकि वैसे अगर मान लेते हैं किसी के पास कोई ज़मीन भी नहीं है, कोई कोलेट्रल नहीं है बैंकों में देने के लिए, या कोई पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस अगर नहीं है उनमें, फिनेंशियल जो लिटरेसी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है इंडिया में, तो इसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग बैठे हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े जो मनी लेंडर्स हैं या बिग जो फार्मर्स होंगे, वो ये क्या करते हैं, तो जो भी किसान को अगर मान लेते हैं कि कुछ अगर फसल, अगर कुछ फूड ग्रेन को अगर मान लेते हैं राइस को ही अगर प्रोड्यूस करना हो, राइस का प्रोडक्शन करना हो उन्हें,
तो उनके पास अगर पैसे नहीं है तो वो जाते हैं कि 50,000 60,000 जितने भी हैं बड़े मनी लेंडर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे ये पैसे आप इतने जो हैं वो दे दीजिए। कौन जाए शहर या बैंक में इतना लाइन में लगे कोलेट्रल जमा करे, ठीक है, इतना माथापच्ची से बचने के लिए वो क्या करते हैं बिग फार्मर या मनी लेंडर के पास चले जाते हैं। तो और अब मनी लेंडर क्या करते हैं इसका फायदा उठाते हैं और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई चार्ज करते हैं क्योंकि वो आसपास के या गांव से ही होते हैं, सेम गांव से होते हैं, पता होता है उनको, ठीक है, सब कुछ कि भाग के भी कहाँ चले जाएंगे आप, ठीक है ना। तो एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखते हैं, कोई कोलेट्रल यहाँ नहीं जमा कर रहा होता है इनको इससे बचने के लिए। लेकिन फायदा किसे हो रहा है मनी लेंडर को, क्योंकि वो क्या है एक इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है जिसका कोई रेगुलेशन नहीं है, वो कितने भी चाहे इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं, जबकि बैंकों के साथ ऐसा नहीं है, वो एक फिक्स्ड जो इंटरेस्ट है उसे ही चार्ज करेंगे और वो टर्म सब पहले ही बता दिए जाते हैं, ठीक है। अब इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है या फॉर्मल सेक्टर किसे हम बोल रहे हैं, अभी मैंने बताया बैंक्स या कोऑपरेटिव्स इसके अंदर आएंगे जो कि रेगुलेट या ऑथराइज्ड हैं ये काम करने के लिए, ठीक। दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर क्या होगा, तो वैसे सेक्टर जहाँ पे जो पैसे हैं या तो मनी लेंडर बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होंगे, एम्प्लॉयर्स रिलेटिव या फ्रेंड से जो भी हम पैसे को लेते हैं, जिसका कोई भी रेगुलेटरी जो बॉडी है वो नहीं है, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो किस में आएंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। अब क्या है मेजर पोर्शन जो है डिपॉजिटेड मनी का प्रोवाइड किया जाता है हु आर नीड ऑफ मनी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सुपरवाइज करती है लोन एक्टिविटीज को, कहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इनफॉर्मल सेक्टर में वो ज्यादा होता है, अभी मैंने बताया, फॉर्मल सेक्टर में कम ही होगा क्योंकि वहाँ पे आप कोलेटरल देते हैं, बैंक का एक प्रोसीजर है और सरकार चाहेगी कि आप पैसे लें उसका सही इस्तेमाल करें और आपके जो भी काम है वो सही तरीके से हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इनफॉर्मल या फिर फॉर्मल सेक्टर में जो है वो सुपरवाइज किया जाता है लीगल अथॉरिटीज के द्वारा, जबकि इनफॉर्मल में कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है, ठीक। इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट होगा वो मनी लेंडर के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा, एम्प्लॉयर के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा जो उन्हें पैसे देंगे वो। और इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी करता है आदमी से आदमी, पर्सन टू पर्सन, और देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन for supervising loan in informal sector. Lender can use any method to get their money back from the borrower. Sometimes कभी कभी ऐसा भी होता है इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ जाता है कि द इनकम ऑफ द बोरोवर्स बिकम लेस कंपेयर देन द अमाउंट विच हैज टू पे ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लेते हैं कि मेरा इनकम अगर 10,000 ही है, ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट जो है वो देना है 15,000 का महीने का, तो ये ज़्यादा हो जाने के कारण वो डेट ट्रैप में जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बता दिया फॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, इनफॉर्मल में क्या होगा। अब एक चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में हमारे रूरल हाउस होल्ड में 2010 से के आसपास का ये डेटा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2010, ठीक है, कि 52% जो मनी है वो कहाँ से आ रहा है तो कोऑपरेटिव से और कमर्शियल बैंक से, जबकि आप यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चरल जो मनी लेंडर हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं वो कितने हैं 18%, गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सोर्सेज से 8%, मतलब लगभग 60%, 52 प्लस 60% जो है वो फॉर्मल होगा, बाकी सब जो 40% बचा वो इनफॉर्मल होता है, पैसे को लूटने का काम किया जा रहा है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा लोग अवेयर हो गए, ये जो डेटा था ये 2010 का था, लेकिन अब जो लोग हैं अवेयर हो रहे हैं, बैंक जो है वो अब गांव-गांव तक जा रहा है आरआरबीज के थ्रू, ठीक है। अब लास्ट आपका आज का टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये बहुत ज़रूरी था गांव तक पहुंचने के लिए क्योंकि वहाँ जो मनी लेंडर्स का जो भी लूट चल रहा था उसे
रोका जा सके। तो फैसिलिटीज जो है of banks are not available in rural areas, so the poor are dependent on informal sector। उसी को रिप्लेस करने के लिए बहुत जरूरी था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और पुअर को क्या करना पड़ता था, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता था मनी लेंडर्स को, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था लोन लेने। कहाँ से? बैंक से लोन लेना बहुत उनके लिए डिफिकल्ट होता था, क्योंकि उनके पास या तो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, पूरा कोलेट्रल नहीं होता था, इसीलिए उससे बैंक जाके पैसे लेना थोड़ा मुश्किल लगता था। और एंड डॉक्यूमेंट्स एंड कोलेट्रल आर रिक्वायर्ड किसके लिए? फॉर बैंक लोन। और इनफॉर्मल जो भी लेंडर्स हैं लाइक मनी लेंडर्स आर ऑफन विलिंग टू गिव अ लोन विदाउट कोलेट्रल बिकॉज दे पर्सनली न्यू दी बोरोवर्स। अभी मैंने बताया कि वो पर्सनली जानते हैं कि हमारे गांव में कौन से एरिया में जो पैसे हमसे लेने आए हैं वो कहाँ रहते हैं, काम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है ना? तो ये मसल पावर मनी पावर दोनों का यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूटेड टू कलेक्ट द सेविंग्स ऑफ द पुअर विच इज नोन एन, क्या होगा उसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप किससे बोलते हैं? वैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था कि वो कलेक्ट कर सके जो भी पुअर्स हैं उनके पैसे को एक जगह पे, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लैंड कर सके लोन को एक लोअर या लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपेयर टू दी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड बाय द मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर्स जो पैसे जो इतना जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे उससे तो कम ही होगा, क्योंकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। जो पैसे जमा किए गए हैं वो किनके द्वारा किए गए? तो सेविंग्स जो भी बचते थे पुअर के पास उससे बनाया गया है। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेनली कितने मेंबर्स? तो 15 से 20 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। और सेविंग जो था पर मेंबर का किससे कहाँ से कहाँ तक? तो 25 रुपए से लेकर 100 रुपए तक हो सकता था। ये डिपेंड करता है कि वो पर्सन जो है वो कितना सेव कर ले रहा है उस पर। ठीक है। ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। ठीक। नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन SHGs भी बोलते हैं जिसे हम, वो प्रोवाइड करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर बाय द वे ऑफ सेंसनिंग द ग्रुप। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल जो लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्गेज लैंड फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब ऐसे आदमी को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सकता था कि वो काम बांट दिए जाते थे कि अगर कोई स्मॉल लोन है अगर किसी फार्मर के ऊपर तो उसे कैसे, या फिर अगर कोई मॉर्गेज अगर लैंड का अगर जमीन जो है वो अगर कहीं पे मनी लेंडर्स के पास अगर उसने दे दिया हो, ठीक है ना, गिरवी रखा हो, या मनी लेंडर्स ने अगर उसके जो भी जमीन है अगर उसे कब्जा कर लिया हो, पेपर ले लिया हो, तो उसे वो कैसे छुड़वा सकते हैं। ये काम होता था इस पैसों से जो SHGs जमा कर रहे थे। जो भी वर्किंग कैपिटल्स हैं, जो भी खेतों में लगने वाली चीजें टूल्स हैं उसको कैसे फुलफिल किया जा सके, हाउसिंग जो मटेरियल है उसे कैसे लाया जा सके, फॉर एक्वायरिंग असेट्स। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, के ग्रुप बनाया गया था इसी में कि वो रीपे कर सके लोन को इन केस ऑफ एनी नॉन रिपेमेंट बाय द वन मेंबर इज फॉलोड बाय द अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट ऑफ क्लास 10। ऐसे ही हमारे जो भी वीडियोस हैं वो आप तक आएंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द डे।